कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, प्रताप राव जाधव जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विभिन्न राज्यों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य, परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ,
प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी, और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है, इनमें से कई अस्पताल
हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट्स भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बीत जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए
हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरि जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है,
पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं, उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं, बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है, और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से
ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यू विन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ, वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज इस कार्यक्रम में ही कर्नाटका, यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है। कर्नाटका के नरसापुर और बोम्मा सांद्रा में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, आंध्र प्रदेश के अचितापुरम और हरियाणा के फरीदाबाद में नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ है। यूपी के मेरठ में नए ईएसआईसी हॉस्पिटल का काम भी शुरू हुआ है। इंदौर में भी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। अस्पतालों की बढ़ती हुई संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है, वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है कि मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव-गांव तक डॉक्टरों की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथियों, आज देश में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हमारे यहां है। हमें ये संख्या भी और बढ़ानी है। इसके लिए भी देश में काम चल रहा है। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहैब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड्स में भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे
बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में विज्ञान ने मेडिसिन की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। जिन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है। और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है, तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। आज समय है हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी प्रमाणित करें। इसलिए मैं लगातार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं हुई। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में देश एक अहम अभियान लॉन्च कर रहा है। ये अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैब वैलिडेशन के जरिए हम इन हब्स का वैल्यूएशन कितना बढ़ा सकते हैं, हम कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आयुष की सफलता का प्रभाव केवल हेल्थ सेक्टर तक सीमित नहीं है, इसे एक और भारत में नए अवसर बन रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल वेलबीइंग के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। हमारे प्रयासों से 10 साल के भीतर भीतर आयुष देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में शामिल हो गया है। 2014 में आयुष से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $3 बिलियन था, $3 बिलियन। आज वो बढ़कर लगभग $24 बिलियन हो गया है। यानी 10 साल में 8 गुना ग्रोथ। इसलिए आज देश का युवा नए नए आयुष स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, इन सबसे जुड़े 900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप आज देश में काम कर रहे हैं। आज भारत अब 150 देशों में कई बिलियन डॉलर के आयुष प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो रहा है, जो हब्स और सुपर फूड्स पहले स्थानीय बाजार तक सीमित रहते थे, अब वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहे हैं। साथियों, इस बदलते परिदृश्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले, इसके लिए सरकार हब्स के उत्पादन को बढ़ावा भी दे रही है।
नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग और जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे राष्ट्र चरित्र की, हमारे सामाजिक ताने बाने की आत्मा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरामय हो। बीते 10 वर्ष में हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर इस भावना को देश की नीतियों से जोड़ा है। आने वाले 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे प्रयास विकसित भारत का मजबूत आधार बनेंगे। मुझे भरोसा है, भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के साथ साथ निरामय भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। और साथियों, जब मैं परिणाम और प्रमाण की चर्चा करता था, हम एक काम की दिशा में बहुत ताकत लगाने वाले हैं, और वो है हमारे देश में हस्तप्रत मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बड़ी मात्रा में बिखरी पड़ी हुई है। आयुर्वेद से जुड़ी हुई पर ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत स्थानों पर बिखरी पड़ी हुई है। अब देश अपनी इस विरासत को संजोने के लिए मिशन मोड पे काम करने वाला है। ऐसे सारा जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, कई शिलालेखों में होगा, कई ताम्रपत्र पे होगा, कई हस्तलिखित प्रतियों में होगा, उन सबको इकट्ठा करने का काम, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसको हम उसी तरह टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं कि उस ज्ञान में से क्या चीजें नई हम निकाल सकते हैं। तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज के अवसर पर मैं फिर एक बार देश के 70 साल से ऊपर के सभी महान बुजुर्गों को वंदना करते, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।